रसल भट्ट को यही कुछ मालूम करना था। वो उठा और चल दिया, सीधा मस्जिद में मौलवी सदरुद्दीन के पास आया। इन्हें सारी बात सुना दी। वो कहने लगे, तुम घर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। घर आया तो देखा कि सुल्तान गहरी नींद सो रहा था। इसने इसे जगाना मुनासिब न समझा, इसके खुद ब खुद जागने का इंतजार करने लगा। कुछ देर गुजरी तो मौलवी साहब भी आ गए। उन्होंने सुल्तान को जगा दिया और भाई रफीक के बारे में तफसीलात बताई। मौलवी साहब ने कहा, बेटा अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम सीधे मीरठ शहर जाकर भाई रफीक से मिलो और पता करो कि नसरीन असल में कहाँ है। सुल्तान के सामने भी यही एक रास्ता था। रसल भट्ट की मदद से वो पाकिस्तानी करेंसी जो वो अपने साथ लाया था इंडियन करेंसी में तब्दील करवा ली और इस रात रेल गाड़ी में बैठकर मीरठ शहर की तरफ चल दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह गाड़ी ने इसे मीरठ पहुंचा दिया। मार्केट की दुकानें नहीं खुली थी। सुल्तान प्लेटफॉर्म पर ही फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में जाकर बैठ गया। यहाँ इस पर किसी को शक व शुबा नहीं पड़ सकता था। वहीं इसने नाश्ता मंगवा कर किया। काफ़ी दिन निकल आया था तो वो स्टेशन के एक करीबी बाजार में आया। एक मनियारी वाले की दुकान खुली थी। वहाँ से इसने भाई रफीक के बारे में पूछा तो मनियारी वाले ने कहा, इसकी दुकान स्टेशन के पीछे जो बाजार है वहाँ पर है, वहाँ जाकर किसी से पूछ लीजिएगा। इस वक्त भाई रफीक दुकान पर ही था। सुल्तान ने जाकर सलाम किया और इधर उधर की दो चार बातें के बाद कहा, भाईजान, अमृतसर से कृपाल सिंह का बाप एक लड़की लेकर आपके पास आया था। मुझे इसका पता करना है कि वो लड़की कहाँ है। भाई रफीक को जैसे बिजली का करंट लगा। चौंक कर सुल्तान को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, आप लड़की के कौन लगते हैं? मेरे पास कोई भाया किसी लड़की को लेकर नहीं आया, गलत दुकान पर आ गए हैं। सुल्तान सारी स्कीम दिल में सोच कर आया था। रफ़ीक के ज़रा करीब होकर राजदारी के साथ बोला, मैं पंजाब CID पुलिस का इंस्पेक्टर शर्मा हूँ। वो लड़की पाकिस्तानी है। यह हमें मालूम है कि इसे कोई सिख तुम्हारे पास लेकर आया था। अगर लड़की तुम्हारे पास है तो चुपके से हमारे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। भाई रफ़ीक का रंग जर्द पड़ गया। वो आदमी ही डरपोक था। हाथ जोड़कर बोला, शर्मा जी, लड़की मेरे पास आई थी। इसे मेरा बचपन का क्लास फेलो महा सिंह अमृतसर से लाया था। लड़की मुसलमान थी और मेरा दोस्त सिख एक दीनदार आदमी है। वो चाहता था कि लड़की मुसलमानों के घर रहे ताकि इसकी इज्जत व आबरू महफूज हो जाए। मगर मैं कसम खाकर कहता हूँ कि लड़की मेरे घर से भाग गई है। इसने कृपाल सिंह और कालीदास के वहाँ आकर लड़की को तलब करने का सारा वाक़या बयान कर दिया। सुल्तान के सामने वाक़यात की सारी कड़ियाँ एक एक करके खुलती चली गईं। जब भाई रफ़ीक ने कहा कि लड़की दिल्ली की तरफ गई है तो सुल्तान ने पूछा, वो किसके पास गई होगी? तुम्हें कुछ अंदाज़ा है? भाई रफ़ीक कहने लगा, वो कह रही थी कि मैं पाकिस्तान के सफारत खाने जाऊँगी। लोग मेरे अपने वतन के लोग हैं, वो मुझे वापस पाकिस्तान पहुँचा देंगे। इसके बाद सुल्तान को भाई रफ़ीक से कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस न हुई। वो हकीकत भी ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। दुश्मन मुल्क में वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। भाई रफ़ीक के साथ गुफ्तगू करने के बाद इसे मालूम हो गया कि ये बड़ा डरपोक आदमी है और अगर इसने असल हकीकत बयान कर दी तो वो पुलिस के आगे मुखबरी करके उल्टा इसे पकड़ा देगा। सुल्तान ने भाई रफ़ीक के कांधे को दबाते हुए कहा, फिक्र न करो, तुमसे वादा किया है पूरा होगा, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। इतना कहकर सुल्तान वहाँ से वापस रेलवे स्टेशन पर आ गया। स्टेशन के सामने मुसलमानों का होटल था, वहाँ बैठकर नाश्ता किया। स्टेशन से इसने मालूम कर लिया था कि दिल्ली जाने वाली गाड़ी 1.5 घंटे बाद मीरठ सिटी स्टेशन पर पहुँचेगी। इसे 1.5 घंटा गुजारना था। इंडियन करेंसी की शक्ल में इसके पास 3-3.25 हज़ार रुपये मौजूद थे। कमीज़ के नीचे रिवॉल्वर और जैकेट में कमांडो चाकू भी था। ये चीज़ें तलाशी के बाद इसे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकती थी। वो इन चीज़ों को अपने से अलग भी नहीं कर सकता था। रेलवे स्टेशन इसे थोड़ी बहुत महफूज जगह लग रही थी क्योंकि वहाँ अजनबी चेहरों वाले बहुत से लोग फिरते हैं। चुनाचा वो दोबारा स्टेशन पर आ गया। इसने मीरठ से दिल्ली तक का फर्स्ट क्लास का टिकट ले लिया क्योंकि फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों का बड़ा रोब होता है और पुलिस इन पर हाथ नहीं डालती। वो फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में आ गया। आधा घंटा इसने वेटिंग रूम में गर्म पानी से मुंह हाथ धोने में लगा दिया। बाकी वक्त वेटिंग रूम के कोने अंग्रेजी का एक अखबार मुंह के आगे रखकर खबरें इश्तिहार पढ़ते हुए गुजार दिया। गाड़ी आ गई तो तेज तेज कदमों से चलता हुआ डब्बे में आकर अपनी सीट पर नीम दराज हो गया। थोड़ी देर के बाद ट्रेन दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। दूसरी तरफ मुसीबत की मारी बयारों मददगार नसरीन दिल्ली की मज़ाफाती आबादी तिमारपुर में बदनाम औरत गोबिंदी की कोठी के तहखाने वाले बेडरूम में लिहाफ में दुबकी खुदा को याद कर रही थी। गोबिंदी ने बाहर से दरवाजे को ताला लगा रखा था। नसरीन दिल में अहद कर चुकी थी कि वो भूखी प्यासी इसी ठंडे बेडरूम में मर जाएगी, मगर कोई भी आ जाए दरवाज़ा नहीं खोलेगी।
इसे अभी ये मालूम नहीं हुआ था कि गोबिंदी मुसलमान नहीं है जैसा कि इसने जाहिर किया था। किसी न किसी तरह पहाड़ जैसी रात बीत गई। सुबह हुई तो गोबिंदी ने बाहर से खोलकर दस्तक दी। नसरीन ने दरवाज़ा न खोला। गोबिंदी समझ गई कि बाहर से ताला लगाने की वजह से लड़की को कुछ शक पड़ गया है। गोबिंदी ने बाहर से बड़े प्यार से कहा, बेटी मैंने तो बाहर से ताला तुम्हारे ही भले के लिए लगाया था। मेरा एक भांजा नीम पागल है और रात को अक्सर आ जाता है। मैंने सोचा कहीं तुम्हारे पास आकर परेशान न करे। उठो बेटी, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। नसरीन को अभी लोगों की अय्यारियों का इतना तजुर्बा नहीं था। इसने गोबिंदी की बात का यकीन कर लिया। उठी और चटखनी उतार कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने गोबिंदी चाय की प्याली लिए शफकत भरी नज़रों से इसे देख रही थी। आगे बढ़कर गोबिंदी ने माथा चूम लिया। बेटी, तुम्हारे दिल में ऐसा ख्याल क्यों आया कि खुदा न करे मैंने तुम्हें घर में कैद कर लिया है? तुम तो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यारी हो। ये चाय पी लो, फिर मुँह हाथ धो लो। नाश्ता करने के बाद मैं खुद तुम्हें तुम्हारे चाचा के यहाँ लेकर जाऊंगी। गोबिंदी के जाने के बाद नसरीन को बड़ी शर्मसारी सी महसूस हुई कि इसने इतनी मुखलिस औरत पर खामखा शक किया। बेचारी दिल में क्या सोच रही होगी। वो पलंग पर टेक लगाकर बैठ गई और चाय पीते हुए सोचने लगी कि ये औरत इससे अपनी बच्ची की तरह मोहब्बत करती है। क्या वो इसको सारी हकीकत बयान कर दे? वो ज़रूर इसकी मदद करेगी और ख़ुद पाकिस्तान के सफारत खाने ले जाएगी। नसरीन ने फैसला कर लिया कि नाश्ता करते हुए वो अपनी सारी कहानी सुना देगी। चाय पीने के बाद इसने बाथरूम में जाकर मुँह हाथ धोया, कंघी से बालों को ठीक किया और पलंग पर आकर बैठ गई। लिहाफ घुटनों के ऊपर कर लिया। ये ख्याल करके इसके दिल को बड़ी तसल्ली हो रही थी कि वो दिल्ली में है जहाँ इसके प्यारे वतन पाकिस्तान का सफारत खाना है। वो थोड़ी देर बाद हम वतनों के दरमियान बैठी होगी। इसे हवाई जहाज में सवार करवा कर पाकिस्तान पहुंचा देंगे। फिर इसने सोचा कि इस औरत को अपना हमराज बनाने की क्या ज़रूरत है। नाश्ते के बाद वो किसी बहाने घर से बाहर निकलेगी, टैक्सी रिक्शा पकड़ेगी और इसे कहेगी पाकिस्तानी सफारत खाने पहुँचा दो। इन टैक्सी रिक्शा वालों को सफारत खानों का पता होता है। नसरीन तहखाने में बैठी ऐसे ही खुशाइन ख्यालों में गुम थी। ऊपर वाली मंजिल में गोबिंदी ने नाश्ता बनाते हुए बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनी। किचन की खिड़की में से झांक कर देखा, चोनीलाल एम्बुलेंस लेकर आ गया था। गोबिंदी ने फ्राई पैन आग पर से उतार कर परे रखा और साड़ी के पल्लू से हाथ साफ करती दरवाजे की तरफ गई। चोनीलाल जो लंबे कद का चीचक रूह आदमी था बाहर मौजूद था। इसने दरवाजे के पास आकर गोबिंदी से कहा, लड़की कहाँ है? गोबिंदी ने कहा, तहखाने में है, मेरी रकम लाए हो? चोनीलाल ने सीने पर हाथ रखा और बोला, माल देखकर रकम दूंगा। फिर जेब में से एक शीशी निकालकर गोबिंदी को दी। इसमें पानी के रंग की दवाई थी। इसकी कोई बू नहीं थी। सारी की सारी लड़की को प्याली में डाल देना। मैं गाड़ी के बाहर खड़ा हूँ, मुझे इशारा कर देना। गोबिंदी ने छोटी सी शीशी अपनी मुट्ठी में छुपाई और दरवाज़ा बंद करके किचन में आ गई। चंद लम्हों के बाद वो नाश्ते का ट्रे लेकर नीचे नसरीन के पास आ गई। वो अपनी और नसरीन की चाय बनाकर ही लाई थी। बेहोशी की दवा नसरीन की प्याली में उंडेल दी गई थी। लो मेरी बच्ची, नाश्ता कर लो, फिर तुम्हारे चचा के पास चलेंगे। नसरीन दिल में हंसती, कैसी बेखबर है बेचारी। इसको मालूम ही नहीं कि नाश्ते के बाद मैं किसी बहाने से घर से बाहर जाऊंगी और टैक्सी लेकर पाकिस्तानी सफारत खाने पहुंच जाऊंगी। इसे ख्याल ज़रूर आया कि वो अपनी मोहसना के अतमाद को ठेस पहुंचाने का बाइस बन चुकी है। फिर सोचने लगी कि मैं मजबूर हूँ, इन हालात में मेरे लिए यही एक नजात का रास्ता है। ट्रे गोबिंदी ने पलंग के दरमियान रख दिया। वो खुद भी पलंग पर बैठ गई। नसरीन ने शफकत और मोहब्बत का इजहार करते हुए इसके साथ ही नाश्ता करने लगी। नसरीन ने अभी तक अपनी प्याली नहीं उठाई थी। गोबिंदी ने अपनी प्याली की चाय पीते हुए नसरीन से कहा, बेटी चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। नसरीन ने मुस्कुराते हुए प्याली उठाई और चाय का घूंट भरा। चाय वाकई ज़्यादा गर्म नहीं थी। तीसरे घूंट के बाद नसरीन को महसूस हुआ कि इसके हाथ से प्याली छूट रही है। इसने जल्दी से प्याली ट्रे में रख दी। क्या हुआ बेटी? गोबिंदी ने दिल में खुश होते हुए पूछा। नसरीन को गोबिंदी का चेहरा घूमता हुआ नजर आया। वो कुछ कहना चाहती थी मगर कह न सकी। इसका सर एक तरफ डोल गया। बेहोश होकर पलंग पर एक तरफ गिर गई। गोबिंदी ने बड़ी इत्मीनान से ट्रे उठाया, बेडरूम से बाहर निकली, किचन की खिड़की में झांक कर देखा। चोनीलाल एम्बुलेंस के मडगार्ड पर बैठा खिड़की की तरफ ही देख रहा था। गोबिंदी ने इशारा किया। चोनीलाल ने एम्बुलेंस के बोनट पर हाथ मारा। एम्बुलेंस में से दो आदमी स्ट्रेचर लेकर निकले। चोनीलाल इनके साथ ही गोबिंदी के मकान में दाखिल हो गया। जैसे ही चोनीलाल मकान में दाखिल हुआ, गोबिंदी इसे नीचे तहखाने में ले गई जहाँ नसरीन पलंग पर बेहोश पड़ी थी। गोबिंदी ने नसरीन के जिस्म पर से कंबल परे हटा दिया। अच्छी तरह देख लो, इस लड़की के अवज़ मुझे
मुझे तुमसे 10,000 रुपये मांगने चाहिए थे, मगर 5,000 ले रही हूँ। नसरीन को चोनीलाल बड़े गौर से देख रहा था। इसमें कोई शक व शुबा नहीं था कि वो गंगाबाई से इस लड़की के 20,000 तलब कर सकता था। इसने गोबिंदी पर अपने जज्बात को जाहिर ना होने दिया। बेनियाजी से कहा, लड़की दुबली पतली है, मैं इस वक्त सिर्फ 3,000 रुपये दे सकता हूँ, बाकी 2,000 गंगाबाई से सौदा तय हो जाने के बाद दूंगा। गोबिंदी के लिए 3,000 भी बहुत थे। इस सौदे में इसका तो एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ था। कहने लगी, चोनीलाल तुम बड़े हरामी हो, लाओ 3,000। चोनीलाल ने इसी वक्त 3,000 रुपये गोबिंदी को अदा कर दिए और अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने बेहोश नसरीन को स्ट्रेचर पर डालकर ऊपर कंबल डाल दिया। ये जाहिर किया गया कि किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। नसरीन को एम्बुलेंस में डाल दिया गया और एम्बुलेंस किसी अस्पताल की बजाय गंगाबाई नायका के बंगले की तरफ रवाना हो गई, जो नई दिल्ली की जदीद आबादी के आखिरी किनारे पर वाक़ था। चोनीलाल टेलीफोन पर गंगाबाई से नसरीन के बारे में बात कर रहा था। गंगाबाई का बंगला पुरानी बुज़ा का था। बाहर से इसमें कोई जाज़बियत नहीं थी, मगर इसके अंदर दुनिया जहान की रंगीनियाँ रक्स करती थी। गंगाबाई फैज़ाबाद की एक तजुर्बेकार खरान नायिका थी। इसी ज़माने में दिल्ली लखनऊ में इसके रक्सो सुरूर का बड़ा शोहरा था। जवानी ने साथ छोड़ा तो तमाशबीन भी मुंह मोड़ गए। गंगाबाई ने इसका पहले से बंदोबस्त सोच रखा था। वो फैज़ाबाद से दिल्ली आ गई। नई दिल्ली जदीद तरीन आबादी में ज़रा बेआबाद से इलाके में एक पुरानी वज़ा का कुशादा बंगला खरीद लिया। 2-3 रुकासाएँ वो अपने साथ हिलाई। दिल्ली के अयाश तबाह अफसरों का खोज लगाकर इनको अपने यहाँ आने की दावत दी। पुलिस के अफसरों को भी राम किया, इनका महाना तय किया और दिल्ली के किसी कोठे पर महफिलें सजाने की बजाय गंगाबाई ने अपने बंगले में गुनाह का धंधा शुरू कर दिया। इसने इस पेशे का बाकायदा लाइसेंस भी लिया था। तजर्बे और बदलते हुए माहौल ने गंगाबाई को बता दिया था कि नवाबों, अमीरों और वज़ादार तमाशबीनों का ज़माना गुजर चुका है। अब नौ दौलतियों का ज़माना है, जो अयाशी भी करते हैं और ये भी चाहते हैं कि किसी को पता न चले। गंगाबाई ने सरकारी अफसरान की सरपरस्ती में इन नौ दौलतियों के लिए ऐसी ही अयाशियों का बिजनेस शुरू कर दिया। दिन के वक्त वो घरेलू कामों में लगी रहती और रात होते ही बंगले के दरमियान वाले कुशादा कमरे को हुजलाए उरूसी की तरह सजा दिया जाता और रक्सो सुरूर की महफिल गर्म हो जाती। चोनीलाल ने बेहोश नसरीन को गंगाबाई के बेडरूम में इसके बिस्तर पर लेटा दिया। सिगरेट सुलगाकर कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, गंगाबाई लड़की पढ़ी लिखी भी है, अंग्रेजी भी बोल लेती है, सबसे बढ़कर ये पाकिस्तानी है, यहाँ इसका कोई नहीं है। खराट गंगाबाई ने लड़की की कीमत घटाने के ख्याल से कहा, और अगर ये कोई पाकिस्तानी जासूस हुई तो मैं तो मारी जाऊंगी ना। चोनीलाल ने दिल में गंगाबाई को ज़बरदस्त गाली दी और दिल ही दिल में कहा, हरामी औरत ने क्या बात निकाली है। सिगरेट का कश लगा कर कहा, ऐसी बात करती हो गंगाबाई, इसे बॉर्डर से अगवा करके लाया गया है, ये जासूसा नहीं है। इस बार 20,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा, अगर मंजूर नहीं तो अभी उठा कर ले चलूँगा। गंगाबाई ने लड़की पसंद कर ली थी, वो चोनीलाल से भी वाकिफ़ थी। अलमारी की तरफ से नोटों की 2 गड्डियाँ निकाल कर लाई और चोनीलाल के सामने फेंक कर बोली, ये 10,000 के नोट हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, सौदा मंजूर नहीं तो लड़की ले जाओ। चोनीलाल ने 10,000 के नोट उठाकर जेब में डाले, दिल में इसे गाली दी और ऊपर से बड़े प्यार से बोला, तुम हमेशा अपने दाम लगाती हो, ठीक है जाता हूँ। बेडरूम से निकलते हुए रुक कर देखा और बोला, किसी के आगे मेरा नाम ना आए, और हाँ लड़की मुसलमान है ये भी ख्याल रखना है। चोनीलाल के जाते ही गंगाबाई ने अपने असिस्टेंट रिटायर्ड तवाइफ सावित्री की नसरीन पर ड्यूटी लगा दी कि वो इसकी निगरानी करे। इस पेशे में गुंडे बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। गंगाबाई ने भी 6-7 गुंडे पाल रखे थे। 2 गुंडे धर्मू और कैलाश इसके बंगले में रहते थे। एक मद्रासी जराइम पेशा डॉक्टरनी भी गंगाबाई के नापाक धंधे में शामिल थी। गंगाबाई ने इसी वक्त फ़ोन करके मद्रासी डॉक्टरनी को बंगले पर बुलवा लिया। डॉक्टरनी ने नसरीन का चेकअप करने के बाद कहा, लड़की को बेहोशी की दवाई पिलाई गई है, घंटे 1.5 घंटे बाद होश आ जाएगा, तुम इस वक्त तक यहीं ठहरो। गंगाबाई के कहने पर मद्रासी डॉक्टर बंगले पर ही रुक गई। 2 घंटे बाद जब नसरीन को होश आया तो अपने आप को एक मुख्तलिफ बेडरूम में आराम दे पाया। सावित्री ने नसरीन के बालों को माथे पर से हटाते हुए कहा, घबराओ नहीं बेटी, तुमको गुंडों ने बेहोश कर दिया था, हम तुम्हें इनसे छुड़ा लाए हैं। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, नसरीन को नींद आ गई। डॉक्टर ने गंगाबाई से कहा, अब ये 2 घंटे बाद उठेगी तो बिल्कुल ठीक होगी, इसे मुर्गी का सूप पिलाना, शाम यहीं भली चंगी हो जाएगी। शाम को नसरीन की आंख खुल गई। बेडरूम में रोशनी हो रही थी, इंग्लिश परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। अधेड़ उम्र तवाइफ सावित्री ने नसरीन का हाथ दबाते हुए कहा, इसको अपना घर ही समझो, यहाँ सारी ज़िंदगी ऐश करोगी।
नसरीन इतनी बेवकूफ़ भी नहीं थी। इससे पहले इसका गुंडों से वास्ता पड़ चुका था। वो बड़ी जल्दी मामले की तह तक पहुंच गई। वो समझ गई कि इसे गुनाह की दुनिया में धकेल दिया गया है। बाकी के हालात इसे सावित्री ने बता दिए। सावित्री ने नसरीन को साफ साफ बता दिया कि वो एक निहायत आला दर्जे के कहबा खाने में है, जहाँ इसे उम्दा लिबास पहनने को दिया गया है। इसके पास गाड़ी होगी। गंगा बाई इसे 4000 रुपये महीना जेब खर्च भी देगी। 10% कमीशन अलग मिलेगा। नसरीन का बदन बर्फ की तरह सर्द पड़ गया है। या अल्लाह, मैं कहाँ और कहाँ आ गई हूँ। सुल्तान कहाँ होगा? क्या वो मेरी मदद को आएगा? नहीं, सिवाय मेरे खुदा के दूसरा कोई मेरी मदद को नहीं पहुँचेगा। नसरीन की आंखों में आंसू आ गए। गंगाबाई और सावित्री को नई लड़कियों को अपनी राह पर लगाने में बड़ी महारत थी। नसरीन के बारे में इन्हें इल्म था कि इंडिया में इसका कोई वारिस नहीं है। उन्होंने नसरीन को ये बताकर भी डरा दिया कि इंडिया की खुफिया पुलिस इसको पाकिस्तानी जासूस समझकर इसके पीछे लगी हुई है। बेटी, हमने तुम्हें बचा लिया है, यहाँ तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। लेकिन अगर तू यहाँ से भागी तो फिर पुलिस वाले तेरा वो हाल करेंगे कि तू पहचानी भी नहीं जाएगी। नसरीन खामोशी से गंगाबाई और सावित्री की बातें सुनती रही और सोचती रही कि इसे क्या तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए। इस बात का इसने फैसला कर लिया था कि वो इस गुनाह की दुनिया में नहीं रहेगी और पहला मौका मिलते ही फरार हो जाएगी। इसका एक ही रास्ता था कि वो इन औरतों को यकीन दिला दे कि वो कहीं नहीं जाएगी। इस पॉलिसी पर अमल करते हुए इसने अपनी आंखों में आंसू भरकर गंगाबाई का हाथ अपने हाथ में ले लिया और आजी के साथ कहा, माताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे भी मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। यहाँ आपके सिवा मेरा कौन है? मैं आपके पास ही रहूंगी। शाबाश बच्ची, गंगाराम ने नसरीन को प्यार करते हुए कहा, तू बड़ी समझदार लड़की है, मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। सावित्री ने नसरीन पर गुनाह की दुनिया का राज पहले ही खोल दिया था। बाकी की बातें बिल्कुल साफ अल्फाज में गंगाबाई ने बयान कर दी। बेटी, मर्द जब हमारे जैसी किसी औरत के पास बैठा होता है तो इस वक्त वो दुनिया का बड़ा बेवकूफ़ और कमज़ोर मर्द होता है। इसको खुश करना औरत के बाएं हाथ का खेल होता है। तुम्हें सारे गुर सिखा दूंगी, लो ये सूप पी लो। नसरीन ने भी अपनी बातों से गंगाबाई को पूरा यकीन दिला दिया कि वो सारी ज़िंदगी इसके पास ही रहेगी। बाई जी, मैं एक बेसहारा लड़की हूँ, तुमने मुझे सहारा दिया है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं वैसे ही करूँगी। गंगाबाई को वाकई एक हीरा मिल गया था। एक नौजवान थी, इसका जिस्म भी बड़ा मुतनासिब था और वो अंग्रेज़ी भी बोल लेती थी। गंगाबाई ने इसी वक्त अपने दिमाग में दिल्ली के एक अरबपति अधेड़ उमर हिंदू सेठ को अपने लिए चुन लिया था। इसने सावित्री से बात की तो सावित्री ने खुश होकर कहा, भाई जी, तुमने ठीक उल्लू चुना है, सेठ 50,000 तक दे देगा। गंगाबाई ने मुंह में पान चबाते हुए कहा, यह तो बहुत कम है, तुम देखती जाओ। गंगाबाई ने क्रियोन का सिगरेट सुलगाकर एक लंबा कश लिया और सावित्री की तरफ झुककर कहा, लड़की एकदम से मान गई है, इससे मुझे इस पर शक पड़ता है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगी, अभी इसको कमरे से बाहर भी नहीं निकलने देना। सावित्री ने मशवरा दिया, भाई जी, तुम सेठ से बात करके जितना माल ले सकती हो ले लो, फिर सेठ और लड़की जाने। गंगाबाई फौरन बोली, मैं इतनी भी नादान नहीं हूँ कि सोने की चिड़िया सेठ के हवाले कर दूँ, बस लड़की कमरे से बाहर न निकलने पाए। मैंने धर्मो और कैलाश को भी होशियार कर दिया है। नसरीन को बंगले के एक ऐसे कमरे में रखा गया था जो कभी स्टोर हुआ करता था। इसकी कोई खिड़की नहीं थी, ना कोई रोशनदान था। बाथरूम साथ ही था जो बाद में बनाया गया था। रात नसरीन दूसरे कमरे में आती घुंघरुओं और गाने की आवाज़ें सुनती रही, मर्दों के कहकों की आवाज़ें भी आती रहीं। वो यही सोचती रही कि यहाँ से फरार की तदबीर क्या हो सकती है। नसरीन के बज़ाहिर हथियार डाल देने के बावजूद इसे कड़ी निगरानी में रखा गया था। इसे कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। वो खामोश रही, दिल में खुदा से दुआ मांगती रही कि वो इसके इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। 2 दिन 2 रातें नसरीन को इसी कमरे में गुजर गईं। तीसरी रात सावित्री ने नसरीन को बेहतरीन बनारसी साड़ी पहनाई, खूब मेकअप कराया, बाल जदीद फैशन के मुताबिक बनाए। नसरीन समझ गई कि इसे किसी ख़रीदार के सामने पेश किया जा रहा है। ये ख़रीदार वही अरबपति हिंदू सेठ था जिसके बारे में गंगाबाई ने पहले ही सोच रखा था। रात के 10 बजे गंगाबाई काले गलोटे हिंदू सेठ को लेकर नसरीन के बेडरूम में आई। सेठ की एक आंख से पानी बह रहा था जिसको वो रेशमी रुमाल से थोड़ी थोड़ी देर बाद पोंछ लेता था। इसका पेट ढोल की तरह फूला हुआ था, गले में सोने की जंजीर थी, उंगलियों में हीरों की अंगूठियां पहनी हुई थी। नसरीन को देखते ही हिंदू सेठ की बातें खुल गई। गंगाबाई ने सेठ को वहां ज्यादा देर न बैठने दिया, इसे उठाकर दूसरे कमरे में ले गई। अब कहो सेठ, क्या दाम लगाते हो? लड़की जवान है, सोशल है और मुसलमान है। सेठ रुमाल से अपनी आंख पोंछ रहा था, कहने लगा, भाई जी तुम बोलो, तुम क्या दाम लगाती हो? मैं तो गरीब आदमी हूँ। गंगाबाई ने सेठ के मोटे पेट पर हाथ मारते हुए कहा, गरीब आदमी का पेट इतना बड़ा नहीं होता। गधे की तरह हंसा और बोला, अच्छा भाई जी, मैं 1 लाख दूंगा, लड़की मेरे हवाले
हवाले कर दो, ये मेरे पास रहेगी। बाई जी समझ गई कि लड़की का जादू सेठ के सर चढ़कर बोल रहा है। कहने लगी, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली सेठ, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं लड़की को बेचूंगी नहीं। हाँ, एक दिन के लिए तुम इसे अपने पास ले जा सकते हो। सेठ ने बैंसे की तरह गर्दन घुमाई और बोला, 7 दिन का क्या लोगी? लड़की को मैं अपने बम्बई वाले फ्लैट में ले जाकर रखूंगा और साथ कोई आदमी बेशक चला जाए। गंगाबाई ने 1 लाख की रकम बताई। सेठ ने कानों को हाथ लगाया। आखिर 75,000 पर सौदा तय हो गया। सेठ बोला, सुबह 9 बजे रकम लेकर आऊंगा, लड़की को तैयार रखना। सेठ के जाने के बाद गंगाबाई ने धर्मू गुंडे को नसरीन के साथ बम्बई जाने के लिए कर दिया। इसके बाद वो नसरीन के कमरे में गई। नसरीन चूंकि बज़ाहिर राजी बराजी थी, इसलिए गंगा को ज्यादा तरद्दुद न करना पड़ा। इसने नसरीन को खुश करने के लिए 2,000 रुपए दिए और कहा, अभी ये तुम अपने पास रखो, सेठ भी तुम्हें बहुत कुछ देगा। यहाँ इससे बम्बई शहर में खूब शॉपिंग करना, अपनी पसंद की साड़ियाँ खरीदना। ये शलवार कमीज यहाँ नहीं चलेगी, वापिस आओगी तो मजीद 2,000 रुपए भी दूंगी, तुम्हारा कमीशन भी तुम्हें मिलेगा। नसरीन जहर की घूंट पी रही थी। इस ख्याल से मुतमईन भी थी कि इतना लंबा सफ़र, यहाँ रास्ते में कहीं ना कहीं से भाग जाने का मौका ज़रूर मिलेगा। इसने दिल में तय कर रखा था कि जहाँ भी मौका मिला वो इससे पूरा फ़ायदा उठाएगी और फरार हो जाएगी। आगे इसके साथ जो होगा वो देख लेगी। रात नसरीन ने इसी अधेरपुर में गुजार दी। दूसरे रोज़ 9:30 बजे सेठ गाड़ी लेकर आ गया। इसके हमरा इसका बॉडीगार्ड भी था। सेठ की गाड़ी एक जीप थी जो चारों तरफ से बंद थी। गंगाबाई ने नसरीन को तैयार करवा रखा था। सेठ ने गिनकर पूरी रकम गंगाबाई को अदा की। नसरीन को अपनी बॉडीगार्ड के हवाले किया। धर्मू भी साथ था। नसरीन को बंद जीप में बॉडीगार्ड और धर्मू के दरमियान बिठा दिया। जीप वहां से सीधा फरीदाबाद शहर की तरफ तेजी से रवाना हो गई। सेठ ने पहले ही सारा बंदोबस्त कर रखा था। इसने फरीदाबाद से बम्बई तक जनता एक्सप्रेस में 4 सीटों वाला फर्स्ट क्लास का पूरा सेट बुक करवा लिया हुआ था। सेठ नई दिल्ली से ट्रेन में सवार नहीं होना चाहता था। फरीदाबाद से लोग जनता एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास कोपे में बैठ गए। ये एसी वाला कंपार्टमेंट था। खिड़कियों पर गहरे रंग के मोटे शीशे लगे हुए थे जो खोले नहीं जा सकते थे। नसरीन डब्बे में बैठते ही इन खिड़कियों को अच्छी तरह जायजा लेने लगी। वो बाथरूम में गई। वहाँ खिड़की में लोहे की सलाखें लगी हुई थी। नसरीन के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि मौका पाकर कंपार्टमेंट के दरवाजे में से बाहर छलांग लगा दे। ये छोटा सा डब्बा था। यहाँ से नसरीन को कोने वाली सीट पर बिस्तर लगवा दिया गया। खुद सामने वाली सीट संभाल ली। इसका बॉडीगार्ड दरवाजे के आगे बैठ गया। इसके पास लाइसेंस वाली 2 नाली बंदूक थी और धर्मू के पास इसका चाकू था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।